हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जोधपुर राजस्थान दोपहर के 3 बजे विप्लव अपने डांस को परफॉर्म करने के लिए खड़ा हुआ था जब पीले रंग के फूल लेंथ वाले खूबसूरत से अनारकली सूट में अपने बालों को खुला छोड़े हिमांशी वहाँ आ जाती है। उसके हाथ साथ में हल्के पीले रंग की शरारा पहने अक्षिता भी थी, जिसने आज अपने बालों को खुला छोड़ा था। उसके बाल हल्के गोल्डन कलर में हाईलाइटेड थे जो कि कमर तक आते थे और वो भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। जब गाना प्ले हो जाता और विप्लव के साथ रिया ध्रुवी खड़े हुए थे, जब विप्लव सॉन्ग के रिलिक्स को गाते हुए रिया और ध्रुवी के हाथ को पकड़कर दोनों को राउंड में घुमाकर अपने साथ लेकर आता है और उनके साथ डांस करने लगता है। विप्लव बड़े एक्साइटमेंट के साथ डांस कर रहा था जब उनके बीच से पार होती है वो हिमांशु और उसकी नज़र जाती है जो कि डेविड को हल्दी लगाने जा रही थी, जिसे देख विप्लव उसके हाथ को पकड़ उसे गोल घुमाते हुए अपनी बाहों में भर लेता है। तो हिमांशी हैरान हो जाती है और विप्लव उसे राउंड में घुमाते हुए रिलैक्स को कहता है। हिमांशी आंखें बड़ी बड़ी करे विप्लव के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखे जा रही थी जब विप्लव उनके कान में धीरे से बोला, घूरना बंद करो, तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन चाहो तो मेरे साथ डांस कर सकती है। अथर्व जूस में विस्की मिलाकर पी रहा था। एक अजीब सी कसक तो उसकी आंखों में नजर आ रही थी, लेकिन जब वो अक्षिता को देखता है तो जूस का गिलास एक ही बार में ख़त्म कर उसके पास आते हुए उसे कमर से पकड़कर डांस फ्लोर पर खींच लेता है। लड़कियां साइड हो गई थी और अथर्व, विप्लव, हिमांशी और अक्षिता के साथ ही डांस कर रहे थे। जब दोनों एक दूसरे को देखकर डांस करने लगे, फिर रिलिक्स चेंज होते हुए अथर्व फिर से अक्षिता को गोल घुमाते हुए अपने पास खींच लेता है और विप्लव हिमांशी की तरफ हाथ बढ़ाता है तो हिमांशी मुस्कुराते उसे हाथ दे देती है और वे लोग फिर से डांस करने लगते हैं। वे हसीना वो नीलपरी सॉन्ग के ख़त्म होने के बाद अक्षिता बहुत जोर से अथर्व को खुद से धक्का देती है तो वे अथर्व दूर नहीं होता और सबको डांस करते हुए देखते हुए अक्षिता के कान में धीरे से कहता है, एक एक बदतमीजी का बदला तुम्हारी आंखों से आंसू निकाल कर लूँगा, बस इंतज़ार करना। अक्षिता घूर घूर कर अथर्व की तरफ देखने लगती है तो अथर्व उसके गले पर मार देते हुए वहां से मुस्कुराते हुए फिर से ड्रिंक की तरफ चला जाता है। अक्षिता अपने गले को जोर से मलती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था और वो बड़े गुस्से से अथर्व को घूरने लगी। वहीं हिमांशी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जब वो विप्लव की तरफ देखती है जो कि हंसते मुस्कुराते हुए रिया को परेशान कर रहा था, जिसे देखते हुए हिमांशी हवेली के अंदर की तरफ चली जाती। इधर डांस परफॉर्मेंस को देखते हुए महक अव्यक्त को अपनी गोद में पकड़े बैठी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी शिवांश के ख्यालों में खोया हुआ था। जब वैदिक महक के पास आकर बोला, भाभी शिवांश कहाँ है? वैदिक के सवाल पर महक अपने सेंस में आते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, शिवांश को इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ा वैदिक, इसका मतलब शिवांश शादी अटेंड नहीं करेगा ना भाभी? वैदिक के पूछा, जिस पर महक अपना सिर हिलाते हुए बोले, जी हाँ, वो शादी अटेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन आप दीपा के साथ अच्छे से एंजॉय कीजिए। कि वैदिक महक की बात सुनकर कुछ पल चुप रहकर बोला, भाभी सब कुछ ठीक है ना? क्योंकि हम सब ने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, अचानक बिना हमें बताए शिवांश चला गया। तभी वहाँ पर रूनी आ जाता और वैदिक की बात को भी सुन लेता और वैदिक की तरफ देखते हुए कहता है, शिवांश के मम्मी पापा आने वाले थे, क्या वो नहीं आ रहे हैं? शिवांश खुद दिल्ली चला गया है, उसके मम्मी पापा का यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, वैदिक ने रूनी को जवाब दिया। जिसे सुनकर रूनी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोले, लेकिन शिवांश तो कह रहा था कि उसके मम्मी डैडी आने वाले हैं। महक उनका डिस्कशन के बीच में आते हुए, अच्छा, उसकी मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए वो दिल्ली चला गया। महक की बात सुनकर वैदिक बोला, भाभी मुझे आपका फ़ोन मिलेगा क्या? भैया उसके साथ गया है ना? महक वैदिक के बात पर अपना फ़ोन उसे देते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, जी हाँ, आपके भैया उनके साथ गया है, लेकिन आप फ़ोन का क्या करोगे? वैदिक मृत्युंजय को कॉल करते हुए महक से बोला, मैं शिवांश को मोटिवेट करूँगा और कहूँगा कि वो फिक्र ना करे, उसके मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे। जिसे सुनकर महक थोड़ी सी उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ से मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए कहता है, हो महक, मैं पहुंच गया हूं, हम अभी टेक ऑफ कर रहे हैं। मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर वैदिक बोला, भाई मैं वैदिक बोल रहा हूं। वैदिक की आवाज़ पर मृत्युंजय थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, तुम्हारे पास महक का फ़ोन क्या कर रहा है? जिसे सुनकर वैदिक आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, मुझे शिवांश से बात करनी थी। वैदिक की बात सुनकर मृत्युंजय अपने बगल में बैठे शिवांश की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए बोला, शिव, वैदिक का कॉल है। शिवांश मृत्युंजय के हाथ से फ़ोन लेकर अपने कान में लगाते हुए बोला, हेलो वैदिक। दूसरी तरफ से वैदिक हल्का सा मुस्कुराते हुए, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे मम्मी पापा बिल्कुल ठीक होंगे। अभी भाभी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम दिल्ली चले गए हो, जल्दी आ जाना।
हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। वैदिक के बात पर शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं जब मम्मी डैडी से मिलूंगा ना, मैं बताऊंगा कि तुम सब लोग उनके बारे में पूछ रहे थे। शिवांश की बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते रहता है। वहाँ पर बैठा राघव भी उसकी बात सुन रहा था। वहीं वैदिक के साइड खड़ा रोनी चिल्लाते हुए बोला, मैं भी हूँ, मैं भी पूछ रहा था। वैदिक के साथ रोनी की आवाज़ सुनकर शिवांश खुश होते हुए बोला, डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी वहाँ वापस आऊँगा। अगर राजस्थान में मुलाकात नहीं हुई तो मुंबई में होगी, स्कूल में। वैदिक शिवांश की बात सुनकर बोला, ठीक है, तुम आराम से रहना, बाय, और अपना ख्याल रखना। शिवांश ओके कहकर कॉल कट कर देता है। शिवांश वैदिक और रोनी की बात करने के बाद फ़ोन मृत्युंजय को देते हुए, अंकल ये लीजिए फ़ोन। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, चलो, चौपर टेक ऑफ करने वाली है। शिवांश मृत्युंजय की बात सुनकर सीट बेल्ट को पकड़ते हुए बोला, अंकल हम हॉस्पिटल जाएंगे ना। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, हम सीधा तुम्हारे घर चल रहे हैं शिव। जिसे सुनकर शिवांश कन्फ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन तबीयत खराब होने पर तो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं ना। मृत्युंजय शिवांश की बात सुनकर उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी दादी और दादा ने कॉल करके कहा है कि तुम्हें सीधा घर लेकर आए। शिवांश मृत्युंजय की बात पर कंफ्यूज होते हुए, लेकिन दादी और दादू तो यहाँ नहीं रहते, वो लोग तो फ्लोरिडा में रहते हैं, तो घर में क्या कर रहे हैं। मृत्युंजय शिवांश की बात सुनकर बोला, एक हफ्ते से वो लोग यहीं पर है। शिवांश मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देता है। उनकी चौपर टेक ऑफ करती है और वो लोग चौपर से बाहर आते हैं एक आलीशान मेंशन में कि टॉप फ्लोर पर हेलीपैड बना हुआ था, जहाँ पर उनका चौपर लैंड हुआ था। शिवांश उस मेंशन के हेलीपैड से नीचे देखते हुए बोला, ये तो मेरा घर है। तुम्हें कैसे पता, तुम तो यहाँ रहते नहीं। मृत्युंजय ने पूछा, जिसके जवाब में शिवांश कहा, वहाँ से दिख रहे गार्डन में घूम रहे एक ब्लैक डॉग की तरफ इशारा करते हुए, ट्रियो घूम रहा है, वो मेरा पप्पी है। जब मैं गया था ना, वो बहुत रो रहा था। शिवांश की बात पर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ते बोला, तो चलो तुम्हारे ट्रियो से मिल लेते हैं। शिवांश अपना सिर हिला देता है और सुधांशु भी बाहर आता है। राघव उनके साथ बैग पकड़े चल रहा था। वो मेंशन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कस्टम मेड डिज़ाइन था, जिस पर शिवांश छत से नीचे जाने के लिए वहां पर लगे दरवाजे पर अपने हाथ को रखता है और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहता है, आपको पता है, इसे मैंने डिज़ाइन किया था और डैडी से कहकर ज़बरदस्ती इसे लगवाया था। अब ये मेरे हाथों का स्कैन करेगा, फिर दरवाज़ा खुलेगा और हम अंदर जाएंगे। मृत्युंजय शिवांश की बात सुनकर बोला, तो तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है। शिवांश मृत्युंजय के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स, मुझे लॉ में भी इंटरेस्ट है और मेरे दादू को बिजनेस में इंटरेस्ट है। उन्हें नहीं, मुझे ये सिर्फ सिखाया है। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसके साथ नीचे आते हुए, और किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है शिव? आई एम फुल ऑफ ऑल क्वालिटाइट्स। मैं ऐसा नहीं कहता अंकल, सब मुझसे ऐसा कहते हैं। शिवांश ने मृत्युंजय के हाथ को पकड़े नीचे आते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय उसके पीछे पीछे चलते हुए, जैसे क्या क्वालिटी है तुम्हें? तुमको कुकिंग आती है, सिंगिंग आती है, वो पेंटिंग भी अच्छी कर लेता है, पढ़ाई में टॉपर है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो फीलिंग को जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर सुधांशु उसकी तरफ देखकर, तो हम दोनों की बहुत अच्छी बनेगी, बिकॉज हम दोनों दूसरे की फीलिंग को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। शिवांश सुधांशु की बात पर बोला, तो मैं तो ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सुधांशु शिवांश की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। तब तक वो लोग नीचे आ जाते हैं। शिवांश जैसे ही नीचे आता है, उसकी नज़र लिविंग हॉल पर जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, जिनमें से एक औरत की तरफ देखकर मृत्युंजय से हाथ छुड़ा उनके पास जाकर उन्हें गले लगाते हुए बोला, बुआ। वहाँ पर खड़ी 38 साल की औरत शिवांश के आगे घुटने के बल बैठते उसे गले लगा लेती है, तो शिवांश उनकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, बुआ, डू यू नो हाउ मच आई मिस्ड यू? लेकिन आप नहीं आ रही थी। शिवांश के बाद वो औरत उससे दूर होकर बोली, शिवा, आर यू ओके? शिवांश उस औरत की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, यश बुआ, आई एम ओके। वो औरत शिवांश की बात पर अपना सिर हिलाते और खड़ी होकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू मिस्टर सारंग, मेरा नाम रेखा रॉय कपूर बिल्टन है। मैं शिव की बुआ हूँ। मैं अपने मॉम, डैड, हस्बैंड एंड चाइल्ड के साथ फ्लोरिडा में रहती हूँ। शिव की देखभाल करने के लिए आपका शुक्रिया। मृत्युंजय रेखा के बाद अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नो प्रॉब्लम। शिवांश हमारे बेटे की तरह है। मेरी वाइफ उसे बहुत पसंद करती है। उसकी देखभाल करने में हमें ज़रा भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। मृत्युंजय की बात सुन शिवांश उसकी तरफ देखने के बाद रेखा की तरफ देख कर बोला, बुआ, मॉम डैड कहाँ हैं? रेखा शिवांश के सवाल पर थोड़ी हैरान होते हुए बोले, व्हाट?
मृत्युंजय शिवांश के और कुछ कहने से पहले रेखा से बोला, मिसेज बिल्टन, शिव को कुछ नहीं पता है। मृत्युंजय की बात पर शिवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे क्या नहीं पता है अंकल। तभी वहाँ पर दो उम्र दराज कपल आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शिवांश मुस्कुराते हुए कहता है, दादी दादू, काफ़ी समय बाद आपको देखा है। धनराज राय कपूर, शैली राय कपूर शिवांश की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शैली जी अपने आंसू को रोक नहीं पाते, रोना शुरू कर देती। शैली जी को रोता हुआ देखकर शिवांश थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या हो गया दादी? धनराज जी शिवांश के पास आकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, शिव, आई गो टू फ्लोरिडा। शिवांश धनराज जी के बात पर मुंह बनाते हुए बोला, हर बार आप लोग यही कहते हो, किसी एक जगह रहकर मुझे पढ़ने दीजिए, मैं मॉम डैड से शिकायत करूंगा। धनराज जी के आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो शिवांश को अपने आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे मॉम डैड अब तुम्हारी शिकायत नहीं सुनेंगे। दे बोथ लेफ्ट अस। शिवांश धनराज जी के बात पर कंफ्यूज होते हुए, व्हाट? बट लास्ट नाइट मैंने उनसे बात की थी, वो लोग फिर से किसी मिशन पर कैसे जा सकते हैं? इस बार तो मैं पक्का बात नहीं करूंगा उनसे। शैली जी शिवांश की बात पर रोते हुए बोली, योर मॉम एंड डैड आर डेड। शिव शिवांश के कुछ रिएक्ट करता उससे पहले मृत्युंजय उसके पास आकर उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, शिव, लिसन टू मी केयरफुली, ओके? शिवांश मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके अंकल। मृत्युंजय शिवांश के चेहरे को सहलाते हुए बोला, आपके मॉम डैड हमेशा मिशन पर जाते हैं ना, इस बार वो बहुत सीरियस मिशन पर गए हैं, जहाँ से पता नहीं वो कब वापस आएंगे, इसलिए उदास मत हो। अचानक शिवांश का चेहरा लाल हो जाता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मृत्युंजय को कसकर गले लगाकर रोते हुए कहता है, मेरे मॉम डैड मर चुके हैं अंकल, वो तो कल रात को ही मर चुके थे, सब मेरे कारण हो रहा है। अगर मैं उन्हें जिद नहीं करता आने के लिए तो वो दोनों जिंदा होते हैं। मृत्युंजय शिवांश की बात सुन हैरान हो जाता है। वहीं शिवांश मृत्युंजय को किसी बिल्ली के बच्चे की तरह कसकर गले लगाए रोए जा रहा था और मृत्युंजय शिवांश के सिर को सहला रहा था। सुधांशु की आंखें नम हो चुकी थी और राघव रुमाल से अपने आंसू साफ कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद मृत्युंजय महसूस करता है कि शिवांश कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, जिसे महसूस कर मृत्युंजय शिवांश को अपने सीने से अलग करता है तो बेजान सा उसकी बाहों में झूल जाता है, जिससे देखकर मृत्युंजय घबरा जाता है और सुधांशु की तरफ देखते हुए कहता है, कॉल द डॉक्टर। रेखा मृत्युंजय की बात बोली, मैं उसे ठीक करती हूँ। इतना कहकर रेखा शिवांश को अपनी गोद में उठाकर सोफे पर सुला देती है और उसे चेक करने लगती है। कुछ देर चेक करने के बाद रेखा मृत्युंजय की तरफ देखकर बोली, इसे पैनिक अटैक आए हैं। धनराज जी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, हम लोगों ने शिवांश के आने से पहले शिवाय और गौरी को अंतिम विदाई दे दी है। मृत्युंजय धनराज जी की बात पर रुमाल से अपने चेहरे को साफ करते हुए बोला, कोई बात नहीं, शिवांश अभी बहुत छोटा है, लेकिन वो एक टैलेंटेड बच्चा है। आई होप यू गाइज विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ हिम। शैली जी मृत्युंजय की बात पर बोलिए, तो हमारे घर का वारिस सब जो कुछ है सब इसी का है, तो हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। रेखा शैली जी की बात को सुन मृत्युंजय से बोली, आज आप यहीं रुक जाइए, कल सुबह निकल जाइएगा। मृत्युंजय रेखा के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, सॉरी, लेकिन अभी मेरी फैमिली फंक्शन चल रही है, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है, मैं अपनी बीवी के ऊपर सब जिम्मेदारी डालकर उसे नहीं छोड़ सकता। मुझे तो बस शिवांश को यहाँ तक सलामत पहुँचाना था, मेरा काम हो चुका है। धनराज मृत्युंजय की बात पर बोले, ऑलरेडी शाम हो रही है, आप लोग कल सुबह निकल जाइएगा, आज रात यहीं रुक जाइए। मृत्युंजय और कुछ कहता उससे पहले सुधांशु उनसे बोला, ओके, हम यहाँ रुक जाएंगे। मृत्युंजय घूरकर सुधांशु की तरफ देखता और सब लोग अपना सिर हिला देते हैं। इधर हल्दी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था। सब लोग कल के संगीत के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन विप्लव हमेशा की तरह छत पर खड़ा कुरकुरे खा रहा था और गुनगुना रहा था। ये गुनगुनाते हुए विप्लव की आंखों से आंसू निकल रहे थे जब पीछे से रिया आकर उसे गले लगा लेती। विप्लव रिया के गले लगाने पर घुटने का बल बैठकर रोने लगता है। रिया विप्लव से अलग होकर उसके सामने आकर उसके चेहरे को पकड़कर बोला, वापी प्लीज़ यार बंद कर ये सब, वो जा चुकी है तुझे छोड़कर। विप्लव रिया की बात पर रोते हुए बोला, हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है मोटी? मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता? मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, बट व्हाट डज गॉड पनिश मी? रिया की बात सुन अपने टी शर्ट से उसके आंसू साफ करते हुए बोली, आई हेट वापिया, तू चाहे उससे कितना भी प्यार कर ले वापी, लेकिन ये जो तेरी चमक भरी आंखों से जो आंसू निकल रहा है ना, इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करें। अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।